बच्चास, कैसे हैं आप? आई एम डॉक्टर संजम चोपड़ा एंड टुडे आई विल मास्टर यू इन द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। इतना पावरफुल चैप्टर है, इतना मस्त चैप्टर है, इतना लॉजिकल और इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है, और इसी करके नीट में आते भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही स्कोरिंग है। तो मैं ये चाहूंगी कि आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके कंसेप्ट्स पे काम करूं, लॉजिक्स पे काम करूं, एनसीईआरटी की लाइंस के बीच के ट्रिक्स आपको समझा दूं और आपको इतना काबिल बना दूं बायोटेक्नोलॉजी में कि आप हर क्वेश्चन बड़े ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। मैजिकल वीडियो होने वाली है। हमेशा बोलती हूँ क्लास को क्लास की तरह लगाना, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं हो, पूरा फोकस करना, डिसिप्लिन से बैठना। और मैजिकल वीडियो आ रही है आपके लिए, तो लेट्स बिगिन द मैजिक। सबसे पहले आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी है जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उनकी सेल्स को, उनके प्रोडक्ट्स को, एंजाइम्स को कुछ बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए यूज करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगी, जो डेफिनेशन दी है ईएफबी ने। ईएफबी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। बताओ ईएफबी क्या है बच्चों? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। ये डिफाइन करता है कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, उनके पार्ट्स या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, किसके लिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। आप इलाइजा कर रहे हैं, आप पीसीआर कर रहे हैं, ये सर्विस है। आप इंसुलिन बना रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। तो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो दिस यहाँ आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब आपको एक बात बता दूं, हम दो व्यूज देखते हैं बायोटेक के, या दो एस्पेक्ट्स देखते हैं, एक ओल्ड और जिसे ट्रेडिशनल कहते हैं, और एक न्यू। ओल्ड में क्या होता है बच्चा कि जिसमें जैसे आप पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हो, आप कर्ड बना रहे हो, ब्रेड या वाइन बना रहे हो, ये ओल्ड कंसेप्ट है। बट जैसे अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं, पढ़ा था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, या आप देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, कोई वैक्सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑफ कोर्स मॉडर्न। तो हमारे पास दो होते हैं, एक ओल्ड और एक मॉडर्न। एंड ईएफबी के हिसाब से कौन बायोटेक्नोलॉजिस्ट है? दिस इज अ क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि ईएफबी के हिसाब से आप किसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलोगे? एक वाइन मेकर को, एक कर्ड मेकर को, या डॉक्टर हु इज मैनिपुलेटिंग विद द जीन्स? तो आंसर है बोथ ऑफ देम। आप सबको ही बोलोगे। क्लियर? तो यहाँ हमने ये पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, जो बहुत आसान था। उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी आगे बढ़ती है, वो क्या करती है? वो डिस्कस करती है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और बायोटेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था और बायोटेक्नोलॉजी से कैसे अलग है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है। लेट अस डिस्कस इट। मुझे ये बताओ बच्चा कि जैसे हम वो करते थे ना, क्रॉस ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, उसमें हम क्रॉस ब्रीड करते थे, और हम क्रॉस ब्रीड करके एक बेटर ब्रीड को क्रिएट करते थे। सही है ना? अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम कोई जीन डाल देते हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन डाल दिया, तो हमारे लिए बैक्टीरिया इंसुलिन बना रहा है। दोनों में देखो कितना कंट्रास्ट है। एक में आप एग्जिस्टिंग जीन्स को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल अननोन जीन, बिल्कुल डिफरेंट जीन आप नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप बिल्कुल डिफरेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कि अगर मुझे कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का अच्छा करेक्टर चाहिए, बट उसमें एसोसिएटेड कोई अच्छा करेक्टर नहीं है, अनडिजायरेबल करेक्टर भी है, तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक काऊ, एग्जॉटिक काऊ है, उसे अपनी देसी या नेटिव काऊ से ब्रीड करवाना है, और एग्जॉटिक में आपके पास यील्ड तो ज़्यादा है बट डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। तो ज़्यादा यील्ड के लिए आई हैव टू बियर विद द मोर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज। ठीक है ना? समझ आ गया? मतलब आप अनडिजायरेबल करेक्टर को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, जो कि ऑप्शन आपको बायोटेक में मिल गई। तो यहाँ
अगर कभी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये एनसीईआरटी है तो आप इसमें घबराइएगा मत। आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें आपको क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है, उसमें आप कोई भी स्पेसिफिक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो जो यहाँ आप जीएमओ में एब्सोल्युटली नया ट्रेड भी लेके आ सकते हो, बल्कि जो आपका नॉर्मल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम थे उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वो जीन जो कि आपको चाहिए वो तो रखोगे ही, आपको अनवांटेड जीन को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। यहाँ ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शुरू की इंट्रोडक्शन में आपकी एनसीईआरटी ने एक दो और छोटी छोटी चीजें डिस्कस की है, तो वो भी कर लो जल्दी से मेरे साथ। क्या आप मुझे बता सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ वेरिएशंस आती हैं, और यहाँ क्लोन्स बनते हैं वो एसेक्सुअल। और ये भी याद रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पैक्यूटेन में होती है, और वो जरूर होती है, पता है ना आपको गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। तो ये भी समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2 कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो करोगे मेरे साथ लर्न? मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास लगा रहे हो तो ऐसे बैठिएगा कि मेरी एक एक बात आपको समझ आए, ठीक है? तो सबसे पहला 2 कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जब हम डीएनए की आरएनए की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, हम जैसे मैंने डीएनए को चेंज किया, आरएनए को चेंज किया और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया, वो तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरी तरफ मेरे पास अब जब जीएमओ क्रिएट हो गया तो मेरे पास एक और चीज है जिसका नाम है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने जीएमओ क्रिएट किया है उसको स्टेराइल एम्बियंस देते हैं, उसको हम एकदम स्टेराइल एम्बियंस देते हैं ताकि वो मैक्सिमम नंबर में ग्रो कर सके। ठीक है बच्चों? तो क्या सीखा आपने? जीएमओ बनाना, ठीक है, वो तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें मैंने डीएनए की केमिस्ट्री चेंज की, आरएनए की केमिस्ट्री चेंज की, तो ऑब्वियसली फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा जब मैंने जीनोटाइप चेंज किया है। तो मेरा जीएमओ बन गया। बताओ क्या बन गया? जीएमओ। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर मैंने उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक स्टेराइल एम्बियंस में उस बायोरिएक्टर में ग्रो किया जिसमें कोई भी अनवांटेड माइक्रोब नहीं है, ताकि वो खूब अच्छे से ग्रो करे और जो मैं प्रोडक्ट बनवाना चाहती हूँ, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो वैक्सीन है, या वो कोई भी एंजाइम है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल सके। ठीक है जी, आपको याद हो गया 2 कोर टेक्निक्स? एक बार मन में रिवाइज कर लो। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए पहला क्वेश्चन। इस बार तो ऑन स्क्रीन मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं आपके लिए बायोटेक के, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही बहुत है ना, हर साल 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो फिर प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा ही चाहिए, है ना? पहला, 2 core techniques of modern biotechnology are genetic engineering and maintenance of sterile environment in the chemical engineering process. बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा। The techniques of genetic engineering help us to overcome the problems of inclusions of undesirable genes along with the desirable genes in the host. तो ये तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन को जब भी करना है समझ के करना है, जल्दी नहीं मचानी। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? कि हम अनडिजायरेबल जो प्रॉब्लम थी कि उसमें अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते थे डिजायरेबल के साथ, तो ये उसको ओवरकम करती है। तो दोनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ठीक है। योर राइट आंसर इज 4th। सही, आगे बढ़ जाए। अब आपके पास आता है फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा और मजेदार होता चला जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कि बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन किसने रखा। तो आप एक काम कीजिए, आप 2 साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिए। एक है स्टेनले कोहन और एक है हर्बर्ट बोयर। ईयर है 1972। जितना भी डेटा है सब का सब अच्छे से लर्न करना है। तो स्टेनले कोहन, पूरा नाम याद करिएगा, SCHB, कोई कंफ्यूजन नहीं, नाम को जोड़ दें, उल्टा पुल्टा गलती मत करना। स्टेनले कोहन, हर्बर्ट बोयर। अब इन्होंने क्या किया आपको बताती हूँ।
इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, देखो इधर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये लिया गया, उसको सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड से जोड़ा और इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट बना के किस में डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया। रहेगा याद? फिर से सुनो, आराम से सुनना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, उसको सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट बना और उस रिकॉम्बिनेंट को इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब हमने उसे इकोलाई में डाला तो इट विल मल्टीप्लाई इन इकोलाई यूजिंग द एंजाइम्स ऑफ, अब ये इकोलाई में मल्टीप्लाई करेगा, इट विल मल्टीप्लाई इन इकोलाई यूजिंग द एंजाइम्स ऑफ, किसके एंजाइम यूज करता हुआ, इकोलाई के, क्योंकि उसमें डाला है। तो बस इतना, आप इस सीक्वेंस को कभी मत भूलिएगा कि किससे निकाला और किस में डाला। तो सैल्मोनेला का प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से जोड़ा और किस में डाला, इकोलाई। ईयर है 1972, साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद है हमारे बच्चों को, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयज। ठीक है जी। इसमें ना आपकी एनसीईआरटी ने एक ये भी लिखा हुआ है कि 1969 में ये शुरू की इंट्रोडक्शन है, वो भी छोड़नी नहीं है। जो ये हमारे बोयर अंकल थे, बोयर सर, ये काम कर रहे थे आरईज पे, तो ये डाटा भी याद कर लेना, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। 1969 में बोयर वाज वर्किंग ऑन आरईज। 1972 में दोनों ने मिलके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया। ठीक है जी। अब है मेन चैप्टर शुरू होता है जी, तो इस चैप्टर को एक कहानी बना के आपको कराना चाहती हूँ। रेडी हो सारे? पूरा फोकस चाहिए मुझे। अब कैसे पढ़ाऊं कि ये ऐसे आपके दिमाग में उतर जाए, दिल में उतर जाए कि कभी कोई क्वेश्चन ही ना गलत हो। तो उसके लिए आपको ये सीखना है, एक छोटी सी कहानी सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंसुलिन बनाना है बैक्टीरिया में। ठीक है जी, मुझे बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाना है, कैसे बनाऊं? तो सबसे पहले होगा कि आप किसी सोर्स से, जैसे सपोज मेरी ही सेल से मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो पहला पार्ट होगा डीएनए को निकालना। तो पहला पार्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद आप उस डीएनए को आरई से काटोगे, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। तो जब आपने उसे काट लिया तो उसके बाद फ्रेगमेंटेशन करके आपने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस लगानी है। क्या लगाओगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो जो नाम दिए जा रहे हैं उन्हीं की डिटेल है, और ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि पहले हम डीएनए आइसोलेशन पढ़ेंगे, फिर हम आरईज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्या करते हैं जी, हम उस डीएनए को काटते हैं। काट के जब हम उसे देखना चाहते हैं, कोई फ्रेगमेंट ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जब मैंने डीएनए का एक फ्रेगमेंट ढूंढ लिया, तो मैं चाहूं तो मैं उस फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करके रख लूं। तो एम्पलीफाई कैसे करूंगी? थ्रू पीसीआर। ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मैंने इतना सारा काम कर लिया, मैंने डीएनए आइसोलेट किया है, उसे काटा है, काट के इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, अब एक जीन ढूंढ लिया है, ये ना हो मेरे से कोई गलती हो जाए आगे एक्सपेरिमेंट में, तो मुझे तो सारा रिपीट करना पड़ेगा। तो हम पीसीआर यहाँ पे भी कर सकते हैं। पीसीआर का काम है जीन को एम्पलीफाई करना। अब जब हमने उस जीन को ढूंढ लिया है, उसे एक सूटेबल वेक्टर से जोड़ना। तो यहाँ अब हमारे बच्चे वेक्टर पढ़ेंगे, और वेक्टर से जोड़ेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोलो क्या तैयार हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट में डालोगे। किस में डालोगे? होस्ट में। फिर यहाँ होस्ट की होगी स्क्रीनिंग कि किस में गया। देखो बेटा, आपका जो नीट है वो भी तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो अच्छे, जिन बच्चों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनको सिलेक्ट करता है। तो मुझे भी अपने एक्सपेरिमेंट में उस होस्ट को सिलेक्ट करना है जिसके पास मेरा जीन पहुंच गया। फिर जब मैं होस्ट को सिलेक्ट करूंगी, स्क्रीन करूंगी, फिर उसको मैं ले जाऊंगी बायोरिएक्टर में। उस बायोरिएक्टर में स्टेराइल एम्बियंस दूंगी, बेस्ट कंडीशंस दूंगी, और वो मेरे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। फिर उस प्रोडक्ट की सेपरेशन करूंगी और उसकी प्यूरिफिकेशन करूंगी, फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, मार्केटिंग, ऐसे। तो ये कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी की पिक्चर दी है मैंने आपको। इसके स्टेप्स पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। आप मन में यहीं पे वीडियो पॉज करो और एक बार इन स्टेप्स को रिवाइज करो। पहले डीएनए की आइसोलेशन, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। डीएनए की आइसोलेशन,
डीएनए की आइसोलेशन के बाद आरई से उसको काट के इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा के हमने एक सेगमेंट को, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढा। चाहे तो उसे एम्पलीफाई करके रख ले यूजिंग पीसीआर। ठीक है बच्चा। अब उसको होस्ट, पहले वेक्टर से जोड़ के होस्ट में डालेंगे, फिर होस्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग। फिर जब वो स्क्रीन हो गया हमारा होस्ट, फिर हम उसको बायोरिएक्टर में डालेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बच्चों ये इसी सीक्वेंस में आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है ना। एक एक स्टेप ध्यान से समझना है, हर एक की वो जो एनसीईआरटी की लाइनों में उन्होंने घुमाव डाले हुए हैं वो करना है, ठीक है। तो बिगिनिंग में अब आता है, यहाँ बिगिनिंग में आता है टूल्स। तो आपको टूल्स के ऊपर ढेरों क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले कुछ एंजाइम डिस्कस करते हैं। तो लाइसिंग एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं जो सेल वॉल को तोड़ते हैं, ठीक है। करो मेरे साथ लवन, बहुत आसान है और तुम्हें आता भी है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम बताओ, लाइसोजाइम। प्लांट सेल वॉल को तोड़ने वाला एंजाइम सेलुलेज। फंगस सेल वॉल को तोड़ने वाला एंजाइम काइटिनेज। तो बताओ प्लांट सेल वॉल को कौन तोड़ता है? सेलुलेज। बोल रहे हो ना मेरे साथ? फंगस सेल वॉल को कौन तोड़ता है? काइटिनेज। एंड बैक्टीरियल सेल वॉल को कौन तोड़ता है? लाइसोजाइम। फिर आपके इसके तो बहुत इक्वेशन है, कर लो जी फटाफट से, बहुत अच्छे से लर्न। नंबर 1, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्कैल्पल, मॉलिक्यूलर नाइफ, कुछ भी आ जाए काटने वाला, तो आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, आरईज कहते हैं। मॉलिक्यूलर सूचर, मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं? आंसर है डीएनए लाइगेज। यहीं पे बता दूं, आरईज आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं और लाइगेज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है थोड़ा सा, वेक्टर को पढ़ना तो सभी को डिटेल में है, बट वेक्टर को कहते हैं जीन टैक्सी। ये भी क्वेश्चंस हैं, विच इज नोन एज जीन टैक्सी, वेहिकल डीएनए वेक्टर्स। और ये होते हैं हमारे होस्ट, जो हमारे प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है। होस्ट की एग्जांपल भी यहाँ आपको बता देती हूँ। एक होता है बैक्टीरिया, या होगा आपका यीस्ट, यूनिसेलुलर फंगस, या होगा आपका यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल या प्लांट सेल। देखा बच्चों, यहां इस पेज पे ही आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो गए, और मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलोगे। मॉलिक्यूलर सीजर्स आरई, मॉलिक्यूलर ग्लू, गम, सूचर, लाइगेज, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं। जीन टैक्सी किसे बोला है? वेक्टर को। और फैक्ट्री किसे बोला है? होस्ट को। हर एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस है, उसके बेसिस पे हम अपना होस्ट डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना वेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं को आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। चले नेक्स्ट पार्ट पे, एनर्जी अच्छी रखना। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी उस कहानी में बताया था कि सबसे पहले है डीएनए की एक्सट्रैक्शन, और डीएनए की एक्सट्रैक्शन का टॉपिक आप देखना, चेक करना पीवाईक्यूज। मेरी इस क्लास के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिएगा, क्या सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल की आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए वही है, आप सेल वॉल को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? सेल वॉल, ठीक है। दोबारा सुनो, आप सेल वॉल को तोड़ोगे यूजिंग द एप्रोप्रिएट एंजाइम। प्लांट के लिए सेलुलेज, फंगस के लिए काइटिनेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, सही। अब जब आपने उसे तोड़ दिया, अब क्योंकि एक्चुअली तो काफी प्रोसीजर है, सेल वॉल को तोड़ा, फिर मेम्ब्रेन को तोड़ा, फिर न्यूक्लियस को सेपरेट किया, फिर उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ा, फिर जाके हमें मटेरियल मिलेगा। बट आप छोटे हो तो आपका उन्होंने ब्रीफ में लिखा, उन्होंने कहा जी आपने सेल वॉल को तोड़ा और आपको वो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल था वो मिल गया। अब उसे प्योर डीएनए तो नहीं बोल सकती, क्योंकि दैट इज एसोसिएटेड विद सम बायोमॉलिक्यूल्स। अब उनको रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उसके साथ, तो आप यूज करोगे प्रोटीएज। आरएनए को रिमूव करने के लिए आप यूज करोगे आरएनएज। सपोज उसके साथ लिपिड्स हैं, तो बताओ लिपिड्स की रिमूवल के लिए आप क्या यूज करोगे? लाइपेज। सपोज वहां स्टार्च है या कोई और शुगर है,
तो आप उसको रिमूव करने के लिए यूज करोगे अमाइलेज। पॉलीसेकेराइड कोई भी है, मतलब आई मीन टू से आपको ये समझ आना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है आपने उसी करस्पॉन्डिंग एंजाइम को यूज करके आपने उस मटेरियल को क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है बताओ मुझे। अगला आपने इथाइल अल्कोहल डालना है, इथेनॉल डालना है, और आप उसे डीएनए को करोगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के बाद आपको फाइन जो थ्रेड्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, फिर उसे सेपरेट करोगे बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड स्पूलिंग। और इन लास्ट के तीनों स्टेप्स को याद करने का तरीका है पीसीएस। पहले प्रेसिपिटेशन होता है यूजिंग इथाइल अल्कोहल, फिर कलेक्शन होता है, और फाइनली होता है जब आप उसे बाहर निकालते हो, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ठीक है जी, आसान था। माइंड में एक बार फिर से रिवीजन, मैं हमेशा आपको रिविजन्स में भी रिविजन्स देती हूँ ताकि आपका बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए। ट्रिक्स देती हूँ, ये आपको काम आएंगे और वहाँ आपका टाइम सेव करेंगे। नीच में टाइम सेव करना भी बहुत जरूरी है रजे। तो मुझे बताओ पहला पार्ट क्या है। सबसे पहले आपने वॉल को तोड़ा, ठीक है, तो फिर आगे जो भी प्रोसीजर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपको न्यूक्लियस का मटेरियल मिल गया, पर वो जिस भी मटेरियल के साथ है, जैसे मैं कहूँ आरएनए एसोसिएटेड है, तो बताओ जी क्या रिमूव करने के लिए यूज होगा, आरएनएस। प्रोटीन है तो प्रोटीएज, कोई पॉलीसेकेराइड है तो करस्पॉन्डिंग एंजाइम। तो इस तरह से आप उस मटेरियल को रिमूव कर लोगे। अल्टीमेटली आपका डीएनए नीचे बैठना चाहिए, तो बिठाने के लिए इथाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद कलेक्शन करनी है उन फाइन थ्रेड्स की, और फाइनली स्पूलिंग। डायग्राम आएगा तो भी क्लियर होना चाहिए। अब पहला टॉप हो गया, तो आपके लिए ये देखो AIPMT 2013 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। अब ये देखिए ये 2013 का क्वेश्चन है, मैंने अभी करा आपके साथ। ये सही है, प्लांट सेल को सेलुलेज से तोड़ोगे, फंगस को काइटिनेज से, एल्गा भी तो सेलुलेज से ही टूटेगा ना, मिथाइलेज है, तो उन्होंने नॉट करेक्ट बोला है, तो आंसर हो गया ये, है ना आसान। आगे देखो, ये भी आप देखो अनदर क्वेश्चन, इसमें उन्होंने सीक्वेंसिंग कराई। इन्होंने बोला हमने नीचे वाले स्टेप्स जो लिखे हैं वो सीक्वेंस में अरेंज करो और बताओ फोर्थ कौन सा है। तो पहला पहले बताओ कौन सा है। पहला है आपका काइटिनेज, पहले सेल वॉल तोड़ोगे, फिर अगर आरएनए या कोई चीज है उसको उतारोगे, फिर थर्ड क्या होगा बताओ मुझे। मैंने आपको पीसीएस बोला था, पहले उसको प्रेसिपिटेट कर लो इथाइल अल्कोहल डाल के, फिर कलेक्शन कर लेना, और फाइनली स्पूलिंग कर लो। तो बताओ बच्चों आंसर क्या हो गया इसका। फोर्थ स्टेप पूछा है आपसे, तो फोर्थ स्टेप है हमारा ई ऑप्शन, सही है ना। अब हम नेक्स्ट पे चार्ट पे चलते हैं। स्पूलिंग क्या है ये देखिए, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। स्पूलिंग इज द कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो हमें तो पता है दिस इज द कलेक्शन, है ना। तो ये बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं। ये देखिए नीट 2023 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आप इथाइल अल्कोहल डालते हो तो क्या प्रेसिपिटेट होता है, आंसर है डीएनए, सही। सो आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ डीएनए की एक्सट्रैक्शन पे नीट में आए हुए हैं। ठीक है जी, पक्का क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको मैं आइडिया दूं अबाउट आरईज, है ना। आपने डीएनए निकाल लिया है, अब आपने काटना है उसको, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाओगे, तो अब आरईज के बारे में जान लो। आरईज बिलोंग टू अ ग्रेटर क्लास जिसका नाम है न्यूक्लियेजेस। और एक तो बात सीख लो बेटा, जिस सोर्स पे एंजाइम काम करते हैं उसके पीछे एज लगता है, तो वो जैसे मान लीजिए लिपिड पे एंजाइम ने काम किया तो आई विल कॉल लाइपेज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पे काम किया तो आई विल कॉल न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेजेस एक बिगर क्लास है, ये बताता है कि जो भी एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं उन्हें न्यूक्लियेज कहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के हैं, आराम से देखो, एक्सो एंड एंडो, और नाम से ही सीखो। मैं रुकती हूं यहाँ पे, खुद सोचो। जो बीच से काटे एंडो, जो साइड से काटे एक्सो। ये देखो ये एक एक साइड साइड से काट रहा है, ये बीच से काट रहा है। और एक खास तरह के एंडोन्यूक्लियेजेस हैं जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। हमने उनके बारे में पढ़ना है, ये तो हम उनका खानदान पढ़ रहे थे ना कि भी न्यूक्लियेजेस हैं, एंडो हैं, एक्सो हैं। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, आरईज पे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये कैसे काम करते हैं आरईज पे, तो क्वेश्चंस का पिटारा ही खुल जाता है,
ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ और कम से कम टाइम में। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज बेटा बहुत फोकस करके बैठना, तो ही कामयाबी मिलेगी अगर हर चीज सीखोगे। और ये तो चैप्टर ने अगर आपने ये ध्यान से लगा लिया तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपकी झोली में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आरएस ना क्या करते हैं। ये डीएनए के जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये डीएनए के ऊपर ऐसे घूमते हैं, डीएनए को इंस्पेक्ट करते हैं, फिर एक साइट को पहचानते हैं, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, फिर वहां बाइंड करते हैं और फिर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में कट लगाते हैं। तो इनका ना मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीएनए के ऊपर घूमे, फिर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचाना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान के उसको बाइंड किया, फिर उसे कट लगाया। अब मैं आपको यहाँ ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते क्या है ये भी समझा दूं, और एक एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो भाई आप कभी मत भूलना। मान लो ना भी थोड़ा बहुत तो पता है, इको R1 नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस सीक्वेंस को पहचानता है, और ये सीक्वेंस भी नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। प्लीज अच्छे बच्चे बनके इसे याद कर लो। बोलो क्या? GAATTC, और ये आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम लर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आरईज क्या है? आरईज वो एंजाइम है जो क्या सिखाया आपको, जो डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर पहले ऐसे घूमते हैं ताकि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचाने, फिर उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान के ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड करके शुगर फॉस्फेट बैकबोन में कट करते हैं। आरईज के और भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊं मैं, तो याद रखिएगा आरईज के ये पॉइंट्स तो आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरईज किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। एंजाइम है तो प्रोटीन्स के ही बनेंगे ना। आरईज प्रोटीन के बने हुए हैं। आरईज जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, दे आर न्यूक्लिएजेस। आरईज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड। मैं बार बार समझाना चाह रही हूं आपको कि ये प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, दे आर नॉट न्यूक्लिक एसिड्स। आई समझ? है ना इंपॉर्टेंट? ये प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लियसेस है। अब अगर मैं लिखूं, गलत कुछ लिखती हूँ, क्या ये प्रोटियोलिटिक है? क्या ये प्रोटीन को काटते हैं? नहीं। क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल है? नहीं। अगर बायोकेमिस्ट्री ऐड कर दूं, बहुत बहुत प्यारा सा पॉइंट, तो जब आप वो केमिकल एनालिसिस करते हो उस टाइम पे दे आर ऑब्टेन्ड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल पूल। ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर मिलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, रिटेंटेट के साथ एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। तो ये आरईज जो है ये प्रोटीन के बने हैं, ये न्यूक्लियसेस है, और आरईज याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बैक एक्सरसाइज में पूछा भी है, ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये उनके डिफेंस का पार्ट है। तो फिर से सुन लो, आरईज प्रोटीन है, न्यूक्लियसेस हैं, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये जब आप केमिकल एनालिसिस करते हो बायोकेमिस्ट्री में तो ये ऊपर मिलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसके साथ मैं आरईज का नॉमेनक्लेचर बताऊंगी। देखो, आरईज प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। एज पर योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का उसी का डेटा है, मतलब अब तो खैर चेंज हो गया, बट एनसीईआरटी ने लिखा है कि 900 आरईज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो फिर से सुनिए ध्यान से, कितने आरईज डिस्कवर्ड हुए हैं? 900 आरईज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? सोर्स के बेसिस पे। पहला अक्षर इनके नाम का जो पहला लेटर है वो जीनस से लिया जाता है, अगले 2 लेटर स्पीशीज से लिए जाते हैं, फिर एक लेटर आपका जिसे आप कैपिटल में लिखते हो, कई बार स्ट्रेन से लिया जाता है, मतलब अगर लिखना है तो स्ट्रेन से लिया जाता है,
और ये वो ऑर्डर होता है रोमन न्यूमरल जिस ऑर्डर में वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला लेटर सोर्स के जीनस से, दूसरे दो लेटर सोर्स के स्पीशीज से, उसके बाद एक जो कि उसकी स्ट्रेन से लिया गया, फिर रोमन न्यूमरल में आपने लिखना है वो ऑर्डर जिससे वो आइसोलेट होता है। और ये भी डाटा एनसीईआरटी का याद कर लेना। हाउ मेनी आरईज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, तो 900 आरईज। ठीक है जी। और पहला आरई जो डिस्कवर हुआ था वो था HindD2। ये हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रेन नाम के बैक्टीरिया से मिला और इसे हिंड डी अलग बोल दो, हिंड भी बोल दो, आपकी मर्जी है। हम ऐसे बोलते हैं, पहले हिंड फिर डी फिर टू, HindD2। ये पहला आरई है जो डिस्कवर हुआ था। ठीक है जी। ये आरई 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। ये जो है ये HindD2 जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसकी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, GTC। तो यहाँ आ जाएगा CAG, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा GAC। एक्चुअली यहाँ पे ना इस जगह पे पायरिमिडीन्स चाहिए, तो आपको ये जो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे आपने याद करना है, GTC, राइट। और इधर भी लिख देना GTC। और ये यहाँ से काटता है, ये बनाता है ब्लंट एंड्स। क्या बनाता है? ब्लंट एंड्स। एक बार रिवाइज कर ले, क्या बोला मैंने? हाउ मेनी आरईज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हाउ मेनी स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, तो 900 आरईज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। पहला आरई जो डिस्कवर हुआ उसका नाम HindD2 है। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से मिला है और ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें आपके पास आ जाता है GT, उसके बाद एक C है, वहाँ पे GAC। ये आपका हो गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये आप सेंटर से काटता है, तो जब ये सेंटर से काटेगा तो बनाएगा ब्लंट एंड्स, उसे आप फ्लैश एंड्स भी कहते हैं। ये ब्लंट एंड्स है, मतलब दोनों सिरे दोनों किनारे बराबर हैं, दोनों में कॉम्प्लीमेंटेशन है, अनपेयर्ड ओवरहैंग्स नहीं है। वो भी आपको दिखा दूंगी अभी। जब आपके GAATTC आपने पढ़ा था, बताओ ये किसका है GAATTC? इको R1। हमेशा मन करता है कि आपकी आवाज पहुंचे मेरे तक, तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस शिद्दत से मैं पढ़ा रही हूँ उसी शिद्दत से आपने पढ़ना है। देखिए ये हमेशा G और A के बीच में कट करता है, समझ गए? तो जब ये ऐसे कट करेगा तो आपके पास इस तरह से अनपेयर्ड ओवरहैंग्स बचेंगे। इन अनपेयर्ड ओवरहैंग्स को स्टिकी एंड्स कहते हैं। दिखाए थे ना मैंने आपको, इन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं, इन्हें कोहेसिव एंड्स कहते हैं, स्टैगर्ड एंड्स कहते हैं, क्लिप्ड एंड्स कहते हैं, कई नाम हैं। तो ये स्टिकी एंड्स है। आरईज स्टिकी एंड्स भी जनरेट कर सकते हैं और ब्लंट एंड्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉमेनक्लेचर भी आ गया हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ चुका है? ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम है इको R1। इसमें CO का क्या पार्ट है? NIT 2011। तो बताओ CO क्या है? इश्चिचिया कोलाई। तो CO कोलाई से आया क्योंकि नॉमेनक्लेचर सोर्स के ऊपर बेस्ड है। मिनटों में नहीं, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आपको एक बहुत प्यारी चीज बतानी है, ठीक है? एनर्जी अच्छी रखना। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रही हूँ, वो है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसको भी एक कहानी की तरह आपने सुनना है और लर्न करना है। देखो बच्चा, ऐसा होता है कि प्रोकैरियोट्स में एक डिफेंस है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। फिर से सुन लो, प्रोकैरियोट्स में एक डिफेंस होता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसमें दो भाई मिलके काम करते हैं, एक आपके वही प्यारे आरईज और एक है जी आपका मॉडिफाइंग एंजाइम जिसे कहते हैं मिथाइलेज। ठीक है जी। ऐसा है कि आरई जो है वो आरई क्या करेगा, फॉरेन डीएनए को कट कर देगा। जैसे ये बैक्टीरिया है, ध्यान से देखिएगा,
इस बैक्टीरिया में फाज ने अपना डीएनए भेजा, ठीक है, ये उसका अपना जीनोम है, ये फाज का डीएनए है। इसमें दो एंजाइम पड़े हैं, ये आरई है और ये मिथाइलेज है। तो ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं। फॉरेन डीएनए को ये आरई चॉप कर देता है ना। कोई फॉरेनर हमारे पास भी जाता है तो हमारा डिफेंस उसको मार देता है ताकि वो हमें बीमारी ना कर सके। तो वायरस के डीएनए को आरई ने चॉप कर दिया। आरई का पहचाने जाने वाला सीक्वेंस बैक्टीरिया के खुद के जीनोम में भी है। अब उसे चॉप कर दिया तो बेचारा बैक्टीरिया ही शहीद हो जाएगा। इसलिए उसी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस की मिथाइलेशन करता है ये मिथाइलेज। ठीक है, सीख लिया आपने। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि 1963 में 2 enzymes were isolated which could restrict the growth of virus in bacteria। ठीक है, लाइन क्लियर है। 1963 में 2 enzymes were isolated which could restrict the growth of virus in bacteria। उनमें से एक आपके आरई हैं और दूसरे आपके प्रोटेक्टर हैं मिथाइलेज। खुद के पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? मिथाइलेज ने, मिथाइल ग्रुप लगा के। और फॉरेनर डीएनए को, बाहर से आए हुए डीएनए को काटने का काम किसको दे रखा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। यहाँ एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं? व्हाई आर दे कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन? बिकॉज दे restrict the growth of virus in bacteria, restrict the growth of virus in bacteria। ठीक है, ये देखो पहले कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं? बिकॉज वो वायरस में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैसे? कि वायरस का जैसे ही डीएनए अंदर आया उन्होंने उसे चॉप कर दिया, और सेल्फ वाले को चॉप नहीं करते क्योंकि दूसरे ने उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा के। ठीक है जी, तो ये भी आपने पढ़ लिया। अब आपके पास आता है ये वही, वहाँ यहाँ पे सेम वही लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को काट देता है और मॉडिफिकेशन सेल्फ डीएनए को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचा लेता है। ठीक है जी, ये डायग्राम तो जी आप कभी मत भूलना। और यहाँ मैं आपको एक दो और नई चीजें इंट्रोड्यूस करूंगी। आपको मैंने बोला कि नीट में ही ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा है। ये EcoR1 का सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस मेरे बच्चों के टिप्स पे हो चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है। बताएं क्या है? GAATTC, और कट कहाँ लगता है? हमेशा EcoR1 G और A के बीच में कट लगाता है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि मैंने एक वेक्टर डीएनए को और एक फॉरेन डीएनए को जब जोड़ना है तो मुझे उनको सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा। अब बताओ क्यों? जब मैं उनको सेम एंजाइम से काटूंगी तो जो स्टिकी एंड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट, और वो फिर लाइगेज की मदद से जुड़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टिकी एंड्स फेवर द एक्शन ऑफ, स्टिकी एंड्स फेवर द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन फेवर करते हैं? आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का या लाइगेज का? तो आंसर है लाइगेज। स्टिकी एंड्स फेवर द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, क्योंकि जोड़ना है ना, और जुड़ेंगे तभी जब एंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपने देख लिया कि दोनों को सेम से जोड़ना है। इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन है और वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अब मुझे ये बताओ, ये है फॉरेन डीएनए, ये है वेक्टर, दोनों को आपने सेम एंजाइम से काट लिया, आपने ये बना लिया रिकॉम्बिनेंट। जब इसको बैक्टीरिया में डाला तो बैक्टीरिया की हो गई ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ एक आपको नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। यूकैरियोट्स में आप वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की जगह आप प्रेफर कर सकते हैं ट्रांसफेक्शन। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन और यूकैरियोट्स में आप वर्ड प्रेफर कर सकते हैं ट्रांसफेक्शन। तो लो जी बच्चा जी, आपका ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम पहुंचेंगे आगे। अगर कुछ खाना पीना है तो खा लीजिए और क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए, बट वापस वीडियो को पॉज करके जब बैठना है तो पूरे फोकस के साथ रीस्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो कर दें। पहला क्वेश्चन,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट में तो नहीं होते, बैक्टीरिया में है बट रेप्लिकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है. दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. नेक्स्ट, अब यहाँ इन्होंने आपसे पूछा है कि हमने क्लोनिंग साइट्स दी हैं 4 एंजाइम्स के लिए जिनके नाम WXYZ है. आप बताइए कि कौन से जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक होता है, बताऊं आपको, सुनो ध्यान से. आपने देखना है दी हुई साइट्स में से कौन पैलेंड्रोमिक है, किस में कट ठीक से लगा है. बस अब पहला देखो, क्या ये पैलेंड्रोमिक है ना. ये भी देख लो, क्या ये पैलेंड्रोमिक है ना. ये भी पैलेंड्रोमिक नहीं है. क्या ये पैलेंड्रोमिक है, बिल्कुल है. क्या ये पैलेंड्रोमिक है, जी बिल्कुल पैलेंड्रोमिक है. कट भी दोनों में सेम जगह लगा है, बिल्कुल सेम जगह लगा है. तो आंसर हो गया X एंड Y. ठीक है बच्चा. तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढना है. मान लीजिए पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस तो हो बट कट अलग अलग लगा दें तो वो भी गलत हो जाएगा. ठीक है जी. अगला, ये जो क्वेश्चन आया था ना बेटा नीट 2020 में, मतलब बच्चे बहुत परेशान हुए थे. बताती हूँ इसके ट्रिक्स. यहाँ कुछ बताना है, बोलना है आपके लिए बहुत जरूरी. इन्होंने लिखा फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो पहला, दे कट द स्ट्रैंड एट द पैलेंड्रोमिक साइट, सही है. दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सही है. Sticky ends can be joined by DNA ligase or each restriction enzyme function by inspecting the length of the DNA sequence. अब ये तीनों चीजें आरीज के लिए हैं बट ये है लाइगेज के लिए. तो ये आंसर था. अब बच्चे क्यों परेशान बहुत इस क्वेश्चन को, नीट 2020 का पेपर और बच्चे इतने परेशान, बताओ क्यों. बच्चे इसलिए परेशान हुए क्योंकि उनको लगा हमने आरईज के लिए रॉन्ग ढूंढना है. वो इस ऑप्शन को तो देख ही नहीं रहे थे, वो इन तीनों में से लगे रहे कि मैम द लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दे कट द स्ट्रैंड. मैम ये तो दोनों स्ट्रैंड काटते हैं. तो बड़ा कंफ्यूज रहे उस टाइम पे बेचारे बच्चे. तो एग्जामिनर को लिखना ये चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरई, बट उसने लिख दिया रॉन्ग. ऐसा थोड़ी था कोई बोनस मिला इसका. यहाँ आपको एक बात सिखाती हूँ और ये बात मेरी कभी मत भूलना. आपने ना एग्जामिनर की पल्स पकड़ लेनी है. वहाँ आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है. और वो कैसे आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से. और हम अपने एक वीडियो लेक्चर में ही आपको 40-50 तो ऑन स्क्रीन क्वेश्चन करा देते और अदरवाइज भी ढेर सारे क्वेश्चंस. अब देखो ये हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आरईज गिव स्टिकी एंड्स, बताया था ना. इसका सीक्वेंस होता है, बताती हूँ आपको. ये ऐसे याद कर लेना, GAT. तो यहाँ पे भी आ गया GAT, यहाँ आ गया CTA, यहाँ आ गया ATC. कट लगता है यहाँ. तो ये दो ही हैं जो बनाते हैं ब्लंट एंड्स. हमें पूछा है स्टिकी, तो ये सारे स्टिकी बनाते हैं. कितने हो गए, काउंट कर लो. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7. तो आंसर हो गया आपका 7 स्टिकी बनाते हैं. 2 बनाते हैं जी ब्लंट एंड्स. ठीक है जी, क्लियर है. ब्लंट एंड्स वाले हमने आपको पहले याद करा दिए थे. इको R5 नीट का PYQ रह चुका है, इसीलिए बताया आपको, आउट ऑफ एनसीईआरटी था ये. नेक्स्ट, अब आपको ये इन्होंने आपको बताया था नीट 2020 का 2010 का क्वेश्चन था और पूछा कि पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कीजिए. ठीक है, और वो अबाउट द मिडल कट लगाता है. तो आपको तो अच्छे से याद है GAATTC, देखते ही पता लग गया. GAATTC सही मार्क किया ना हमने, GAATTC CTTAAG. ये बहुत बार पूछा है. ये इको R1 का सीक्वेंस है, कट लगता है बिटवीन G एंड A. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2025 का क्वेश्चन. Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, क्लोनिंग के लिए क्या जरूरी नहीं है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लाइगेज है, पॉलीमरेजेज है, ना म्यूटेजेज है, ना रिकॉम्बिनेज. चॉइस होगी C and D ओनली, विच इज नॉट इसेंशियल. ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो दिस इज द राइट आंसर. आप अच्छे से पढ़ा हो तो मुश्किल क्या है क्वेश्चंस में. अब देखो जी, यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. अब मुझे बताओ कि आगे पढ़ने का क्या बताया था आपको, क्या कहानी सुनाई थी. पहले DNA निकाला, उसे काटा. अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि एक DNA फ्रेगमेंट चूज कर सके, है ना. यस और नो. यस. तो अब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक पे आ गए हैं हम, तो ये स्टार्ट करते हैं.
जैसे कोई नया टॉपिक शुरू होता है ना, तो फिर से अपनी एनर्जी रिगेन कर लिया करो, ठीक है? यही राइट तरीका है पढ़ने का, और वो भी जब टाइम बहुत कम हो। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है बच्चों, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ढेरों क्वेश्चन, छोटा सा कंसेप्ट, यही तो मैजिक है बायो की। देखो, मुझे डीएनए को आइसोलेट करने के बाद, काटने के बाद एक फ्रेगमेंट चूज करने के लिए उन्हें सेपरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? मैं एक जेल सेट करके और उसमें डीएनए को रन करूँगी। अब इसका पूरा प्रोसीजर ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने जेल सेट करना है। क्या सेट करना है? जेल। और आपने जेल लिया है, किसका बनाया है? एगारोस का। एगारोस एक नेचुरल पॉलीमर है जो आपको सीवीड से मिलता है, ठीक है? और ये आप जैसे गर्म करके इसे ठंडा करते हो ना, तो इसके, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इसके हेलिसेस बन जाते हैं, और उन हेलिसेस के बीच में आते हैं पोर्स, तो ये सीविंग इफेक्ट देता है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि सीविंग इफेक्ट कौन देता है? आंसर है जेल। जेल क्या है? एगारोस। एगारोस कहाँ से मिला हमें? सीवीड से। है क्या ये पॉलीसेकेराइड? तो फिर पहले मैंने जेल सेट किया, जैसे एनसीईआरटी ने तो नहीं एक्सप्लेन किया, बट मैं आपको बता दूं, हम जब करते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस अपनी रिसर्च के दौरान, तो हम दो ऐसे ग्लास की स्लैब्स में 3 साइड पे उसे सील करके ऊपर हम जेल डालते थे। तो जेल के ऊपर फिर कोई हम ऐसा स्ट्रक्चर डालते थे, इसे कॉम कहते थे, ताकि ऊपर वाले टॉप पे हमें इस तरह से वेल्स मिल जाएं, ठीक है? तो पहले आपने जेल सेट कर लिया। जेल के लिए पढ़ लिया, जेल एगारोस का है, सीवीड्स से मिलता है, रेड एल्गा है, और ये इसमें पोर्स होते हैं, सीविंग इफेक्ट यही देता है। जब जेल सेट कर लिया, फिर आप ये जो वेल्स है ना, ये वाले जो वेल्स हैं, आप इनमें सैंपल लोड करोगे डीएनए, जिसको आपने टुकड़ों में काटा हुआ है बाय आर ही, या नहीं भी काटा, अनडाइजेस्टेड भी रख सकते हो, जो भी आपने सैंपल लोड करना है आपने कर दिया। सैंपल लोड करने के बाद आपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। हमेशा याद रखना, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, समझ के, आपको पता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, तो चार्ज तो नेगेटिव ही होगा। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए हमेशा किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? बताओ मुझे। एनोड की तरफ। सैंपल लोडिंग हमेशा किस तरफ होगी? कैथोड की तरफ। तो बस आपने सैंपल को लोड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फोर्स ऑफ मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है? सीविंग इफेक्ट जेल देता है, फोर्स ऑफ मूवमेंट कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस फिर आपका डीएनए रिजॉल्व हो जाएगा। बट आप डीएनए को रिजॉल्व किसके बेसिस पे कर रहे हो? साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे नहीं। बोलो किसके बेस पे? साइज। सबसे बड़ा फ्रेगमेंट आपका थोड़ा पीछे ही रहेगा, और सबसे छोटा फ्रेगमेंट आपका काफी आगे आ जाएगा। डीएनए नेकेड आई से नहीं दिखता, देखने के लिए जो डाई यूज की जाती है उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। बोलो बच्चों, क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। और पता है आपको लाइट कौन सी यूज करते हो? यूवी लाइट। यूवी लाइट यूज करते हो। इथिडियम ब्रोमाइड आपका डाई होता है, और डीएनए रिजॉल्व हो जाता है बेस्ड अपॉन देयर साइज, ठीक है जी? अब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर भी लिया, आपको और दिखा देती हूँ आपको एग्जांपल्स। ये देखो, इसके क्वेश्चन करने से पहले ये स्लाइड भी देख लीजिए। हमने जेल सेट किया हुआ है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर ही रह गए, सबसे छोटे भाग भाग के आगे आ गए। आपका जेल पोरस है, मालूम है ना? पोरस क्यों है? क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। बताओ कितना का मुश्किल था, और आप इसके नीट के पीवाईक्यूज देखोगे तो मजा आ जाएगा, छोड़ना नहीं है बस। ये देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेगमेंट्स को आप विजुलाइज कर सकते हो, किससे? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी लाइट में? यूवी लाइट में। कब का क्वेश्चन है? 2020 का क्वेश्चन। हो गया सॉल्व। आगे आ जाओ, ये एक आरिस का क्वेश्चन है बेटा, ये भी कर लो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज specific sequence to cut DNA and that sequence is known as palindromic nucleotide sequence। बताया था, आरिस जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। Restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic sequence। ये बच्चों 2022 का क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको मैंने क्यों लिया, जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया। बच्चे मुझे पूछते हैं मैम कई बार सेंटर से भी तो काटते हैं, बट जी यही तो ट्रिक्स है, आपको भी एनसीईआरटी पढ़ लो ध्यान से, वहां बाद में आपकी किसी ने नहीं सुनवाई करनी।
जो एनसीईआरटी में लिखा है तो उसको बड़े ध्यान से असेस करके आपने मार्क करना है। और यहाँ एग्जामिनर कुछ और पूछना चाहता है, वहाँ आपको सिखाया कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन की क्या रेलेवेंस है, मतलब ये क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। और हाँ, एक काम करती हूँ मैं ना, यहाँ आपको एक बार पैलिंड्रोम डीएनए के एक्सप्लेन भी कर दूं बाय डेफिनेशन, इससे ठीक है, मुझे पता आपको आता है। देखो एक बार, हम कहते हैं कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को कहते हैं which read same on the two strand if orientation of reading is kept the same। ठीक बोला। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में वो है जो दोनों स्ट्रैंड पे सेम रीड करता है इफ ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। मतलब एक आप 5 से 3 रीड कर रहे हो तो दूसरा भी आप कैसे रीड करोगे, 5 to 3। समझ आ गया, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और ये मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में पैलिंड्रोम्स आपको पता है ये वर्ड्स होते हैं जो आगे पीछे से सेम है, मॉम, डैड, मैडम, मलयालम। बट बायो में ऐसा नहीं कि इधर उधर से, वो होता है दोनों स्टैंड्स पे सेम रीड करे इफ ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। अच्छा, अब आपके साथ और एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट लेके आई हूँ भाई। इस वीडियो के बाद बायोटेक्नोलॉजी में तो मैं आपको एक्सपर्ट करने वाली हूँ। सुनो, लीनियर डीएनए में वो मैंने काटा 4 बार, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 5। अगर मैंने सर्कुलर को 4 बार काटा तो 4, इतनी समझ तो है ना। एक लीनियर लाइन में एक ही कट लगाओगे तो 2 टुकड़े, बट सर्कुलर में एक लगाओगे तो पहले एक ही बनेगा। तो अगर लीनियर को 4 बार काटा है तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स 5। अब यहाँ इन्होंने ना ऐसा बनाया, आपको इट्स अ गुड क्वेश्चन, देखना ध्यान से। एक वही एनसीईआरटी का डायग्राम रखा और आपको कहा है कि हमने इनको कट लगाया है सैंपल को, सैंपल है एबीसी, तो बताओ कौन सा सैंपल किस वेल में है। तो पहला पॉइंट है कि लीनियर डीएनए को आपने 2 कट दिए हैं इकोआर 1 से और 2 दिए हैं हिंदी 2 से, मतलब टोटल कट है 4। जब लीनियर डीएनए को आपने 4 कट दिए तो इसका मतलब हुआ बच्चा कि आपका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपने लीनियर डीएनए को जब 4 कट दिए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ बन गए 5 फ्रेगमेंट, और ये बने हैं सर्कुलर को 2, तो 2 फ्रेगमेंट। लीनियर को आरएनए से ट्रीट किया तो कोई भी फर्दर टुकड़ा नहीं होगा, एक ही फ्रेगमेंट रहेगा। तो अब आप देख लो, 5 वाला जो लेन है जिसमें वो है 2, तो इसका मतलब ए वाला सैंपल 2 वाली लेन में है, ए वाला सैंपल 2 वाली लेन में है, तो ये है 2। और भी कोई है, और भी कोई है, चलो आप देख लेते हैं आगे। सर्कुलर डीएनए को 2 कट लगाए, सर्कुलर डीएनए को 2, तो ये 3, बी वाला सैंपल 3 लेन में है, तो ठीक है, मिल गया आंसर तो हमें। और लीनियर डीएनए को जब हमने एक ही फ्रेगमेंट वाला जो सैंपल है सी वाला, वो मिलेगा हमें लेन 4 में, तो ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ से ये भी ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे ही पूछ लें कि लीनियर डीएनए को 4 बार काटा है तो बताओ जी कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं, तो आंसर आएगा 5। अब मैंने आपको बताया था डीएनए एक्सट्रैक्शन पढ़ा, आरईज पढ़े, अच्छे से उनके क्वेश्चन किए। अब हम पहुंच गए हमारे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डीएनए को एम्पलीफाई करना, और एम्पलीफाई करते हैं हम बाय पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसे पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें आप अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो इन विट्रो। साइंटिस्ट का नाम कभी मत भूलना, कैरी मुल्लिस, और उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ठीक है जी। एक पीसीआर के लिए वर्ड यूज होता है थर्मल साइक्लर, ये भी आ जाए तो चलने देना, ये सही है। तो पीसीआर इज पीपल्स चॉइस रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। करते क्यों हैं हम, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। अगेन छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट, ढेरों क्वेश्चंस। देखो पहले आपने क्या किया, जिस डीएनए स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करना है उसे डीनेचर किया। डीनेचर किस पे करोगे, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आपने, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर। दूसरे स्टेप में आपने प्राइमर्स को अनील किया। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्राइमर्स होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, और वो डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के नहीं, डीएनए के बने होते हैं प्राइमर्स। किसके बने होते हैं प्राइमर्स, डीएनए के। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड, वो मैंने लेके अनील कर दिए। इस स्टेप को अनीलिंग कहते हैं और ये होता है 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर पे। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा मैंने प्राइमर्स को अनील किया, और प्राइमर्स को मैंने अनील किया है हमेशा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड। इसके कारण है, इस पे क्वेश्चंस हैं। और एनसीईआरटी लिखती है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज किए हैं, 1 सेट नहीं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ आप गलत कर सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है ये सेट तो एक ही हुआ, नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है 2 सेट्स, इसको एक बोल रही हूँ, इसको एक सेट, एंड दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड। अब यहाँ कंसेप्ट ये है कि व्हाई आर दे कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड, क्योंकि पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 से 3 होनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया न्यूक्लियोटाइड किस किनारे पे लगता है, तो वो भी है 3' एंड। और फिर आप प्रोवाइड करते हो मैग्नीशियम, एक आपको पॉलीमरेज चाहिए, ये बहुत ही फेमस है, पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज। ये मिलता है आपको एक बैक्टीरिया से और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिला आपको ये एंजाइम जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। आपने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रोवाइड किए, बस फिर एक्सटेंशन करना है, वो जुड़ते जाएंगे कॉम्प्लीमेंटारिटी के हिसाब से, और एक्सटेंशन होगा 72 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर 30 साइकिल्स के बाद आप 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर सकते हो। और इस बार का नीट का क्वेश्चन था n साइकिल के बाद आप कितने मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर सकते हो, तो आंसर है जी 2⁻n। दिस वाज अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। कितना आसान है पीसीआर, इसके स्टेप्स 3 हैं और आप हमेशा याद रखिएगा, पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और फाइनली एक्सटेंशन, ठीक है। करोगे रिवाइज, पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप अनीलिंग, तीसरा स्टेप एक्सटेंशन, और थर्मल साइक्लर, कैरी मुल्लिस, पीपल चॉइस रिएक्शन, पीसीआर, सब इसी से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चंस। प्राइमर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू विच एंड, 3' एंड। नया न्यूक्लियोटाइड किस पे एंड पे लगेगा, 3'। प्राइमर आरएनए के नहीं बने होते, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं बट डीएनए के ही बने होते हैं। आपका आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। आपको मुझे बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पहला डीनेचुरेशन बी को लिखा है, बी तो एक्सटेंशन है, ये तो गलत हो गया। आगे लिखा है ए डीनेचुरेशन है जो 50 डिग्री पे है ना, 94 पे है। सी एक्सटेंशन है, बिल्कुल है। और ये हीट स्टेबल, वही वो कौन सा था, टैक पॉलीमरेज। और आप देख रहे हो ये नीट का 12 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। टैक पॉलीमरेज बार बार बता रही हूँ, ऐसे बुद्धू बनाने के लिए लिखेंगे वायरस से मिलता है जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है, बिल्कुल नहीं, आप बुद्धू बनने वाले हो ही नहीं। ये मिलता है बैक्टीरिया से। इस बार का 25 का क्वेश्चन पहले ही करा दिया मैंने अपने बच्चों को कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए किस तरह से एम्पलीफाई होता है n साइकिल्स के बाद, तो आंसर है 2⁻n। ठीक मार्क किया है ना। नेक्स्ट, अब हमारे बच्चे पहुंच गए और बड़े अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है वेक्टर्स। देखो जी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इस पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन, लोग उलझते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से आपकी उलझनों को दूर करने आई हूँ। अगर ब्रेक लेनी है तो यहाँ वीडियो को पॉज करके 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, पर इस टॉपिक के बीच में आपका फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। देखिए हम इसमें कैसे आपको एक्सपर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये 5 या 7 मिनट का तो है ही कंसेप्ट, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपकी रीच में होंगे। तो दिया आपको ब्रेक, वीडियो पॉज कर लेना और ब्रेक के बाद वापस आ जाना। तो अब हम तो ब्रेक नहीं ले रहे, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, वेक्टर था जीन टैक्सी, ये वो था जिसके थ्रू मैंने जीन को पहुंचाना है, किसमें, होस्ट में, है ना। जीन ने होस्ट में जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, वेक्टर, तभी इसे जीन टैक्सी कहा था। और वो जो आपका फॉरेन डीएनए है उसे कहते हैं पैसेंजर डीएनए। फॉरेन डीएनए को क्या कहते हैं, पैसेंजर डीएनए। तो पुत्र जी अब आपके बनाते हैं हम ऐसे कंसेप्ट कि आ जाएगा आपको मजा, ठीक है। तो मैंने अभी बोला आपको कि हमारे पास, अच्छा एक बात बताओ, आपने मान लो कहीं भी जाना है, फॉर एग्जांपल आप शिमला जाना है तो आप चूज करोगे भाई हमें वुलन्स चाहिए, जयपुर जाना है तो चलो हमें गर्मी है वहाँ कॉटन्स चाहिए। मतलब ये
कि आप जब कहीं भी जाते हैं ना, उसके बेसिस पे आप अपना लगेज कितने दिनों के लिए जाना है ना, तो उसी तरह से होस्ट क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, ये आपके एक्सपेरिमेंट का पर्पस डिसाइड करता है। आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ वेक्टर की। पहले वेक्टर समझ तो आ गया कि ये एक ऐसा डीएनए है, एक ऐसा डीएनए का पीस है, एक ऐसा डीएनए है जो कि फॉरेन डीएनए को होस्ट तक पहुंचाने का काम करता है। वेक्टर में आपकी कुछ एग्जांपल, इनके तो नाम ही काफी हैं। एक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड 15 किलो बेस का जीन कैरी कर सकता है। फिर लोगों ने और भी बनाए हैं। फैजिमिड 25 किलो बेस का जीन कैरी कर सकता है। कॉस्मिड इससे भी थोड़ा बड़ा। बीएसी और वाईएसी की फुल फॉर्म होती है, बता दूं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईएसी की फुल फॉर्म होती है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये काफी बड़े डीएनए को कैरी करता है, 300 किलो बेस और 1400 किलो बेस। तो मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम वेक्टर को चूज करते हैं। स्मॉल फ्रेगमेंट कैरी करना है तो प्लाज्मिड इज वेरी गुड चॉइस। बाकी आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो कॉमनली यूज वेक्टर्स हैं वो प्लाज्मिड्स हैं और फाजिस हैं। फाज को उन्होंने कहा बैक्टीरियोफाज। और आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि इनका हाई कॉपी नंबर होता है। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ का कॉपी नंबर लो होता है और कुछ का कॉपी नंबर हाई होता है। कॉपी नंबर मतलब उसकी कितनी कॉपीज पर सेल हो सकती हैं। तो प्लाज्मिड्स का वेरी करता है, और प्लाज्मिड छोटे डीएनए बेस को कैरी करता है। आपने ये सारे नहीं पढ़ने ज्यादा, बस इसके लिए ये नीट का पीवाईक्यू इसलिए बताया था, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, बीएसी एंड वाईएसी। हम पहुंचे अब आपका जो टॉपिक है, पहले हम आपको एक प्लाज्मिड डिटेल में पढ़ाएंगे, पीबीआर 322। पीबीआर 322। अब पीबीआर 322 क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में एक साइट होती है, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, उसे कहते हैं ओराई। बोलो क्या कहते हैं, ओराई। एक इसमें आरओपी है जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन बनाता है, और इस आरओपी में आपके पास एक साइट है जिसका नाम है PVU2। अब कभी भी पीबीआर 322 पढ़ना है, पहले इसके 4 फीचर सुन लो। एक ओराई, एक रोप, एक सिलेक्टेबल मार्कर और एक क्लोनिंग साइट। और यहाँ एक बड़ा बड़ा करके लिख दो राजे कि इसमें कोई भी आरी नहीं है, इट हैज नो आरी। तो आप कहोगे मैम आपने तो इतने सारे नाम लिखे हैं। भाई हमने नाम लिखे हैं, पर हमने लिखा है ये वो जगह है, यहाँ ये वाला आरी कट करता है, ये वाला आरी यहाँ कट कर सकता है, ये नहीं लिखा ये आरी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें ये तो डीएनए है ना बच्चों, इसमें कहाँ से आरी होगा, आरी तो प्रोटीन का बना हुआ है। हाँ ये वो जगह है, यहाँ पे आरी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पे काम करो, आप फटाफट से पीबीआर 322 याद कर लो। मैंने आपको बोला कई तरह के वेक्टर्स होते हैं, पर मैं जो वेक्टर आपके साथ लेके आई हूँ सबसे पहले डिस्कस करने के लिए, वो ई कोलाई का वेक्टर है। उस वेक्टर का नाम है पीबीआर 322, और इसमें P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिग्स, ये साइंटिस्ट हैं। 322 एक नंबर है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। रॉप वो प्रोटीन कोड करता है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए जरूरी है। बताओ रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से हुई, और आई। रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन किसने बनाया, आरओपी। सिलेक्टेबल मार्कर जो आपको सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में हेल्प करेंगे, स्क्रीनिंग में हेल्प करेंगे, वो यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। वन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इनके ऊपर ये एंजाइम काम कर सकते हैं, PVU1, PST1, इसके ऊपर BAMH1 और SAL1। आउट ऑफ दिस सिलेक्टेबल मार्कर भी कुछ साइट्स मेंशन है यहाँ हमारी एनसीईआरटी में, इक्वार1, क्लेव1, HindD3। भूलना मत, ये तो स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार अपने आप बना लो, और आपको एक तरीका भी बता देती हूँ इसको याद करने का, ठीक है। देखिए जरा, इसको याद करने का एक तरीका आपको बता देते। आपको बताया कि आपका जो प्लाज्मिड है उसका नाम है पीबीआर 322। क्या नाम लिखा आपने, पीबीआर 322। P stands for plasmid, B stands for Bolivar, R stands for Rodrigue। बताओ रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से हुई, और आए। रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन किसने बनाया, रॉप। दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, एक ये और एक ये।
ये सिलेक्टेबल मार्कर आपको सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, स्क्रीनिंग में हेल्प करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स लेने हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट छोड़ने हैं, रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने हैं, उसमें मदद करेंगे। साइट्स इनके ऊपर कौन कौन सी है, ये ऐसे याद करो, पापा से याद कर लो, यहाँ है PVU1 एंड PSG1, पापा से याद कर लो भी, एम्पीसिलिन में P वाली है। और यहाँ बेस्ट से याद कर लो, यहाँ आता है BAM-H1 और SAL1, बेस्ट से याद कर लें। फिर यहाँ पापा क्या बेस्ट करते हैं, इको बेस्ट करते हैं, इको R1, CLAV1 और हिंदी 3। कई बार बच्चे यहाँ भूल जाते हैं मैम 3 था या 2 था, तो याद रखना सारे 1 है, 2 नीचे है, 3 ऊपर है, बाकी सारे 1 है, 2 वाला ये है, 3 वाला ये, ताकि आपको भूले ना, है ना, कुछ तो करके याद इंटेलिजेंटली करना ही पड़ेगा, तो आपको करा दिया याद। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इस वेक्टर को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्शन में या रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की सिलेक्शन में यूज करेंगे, ठीक है, वही इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो ये बता दूं कि वेक्टर में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, बट फॉर वन एंजाइम देयर शुड बी ओनली वन साइट। एक एंजाइम की तो एक ही साइट चाहिए, अगर मल्टीपल साइट्स हो जाएंगी तो वेक्टर खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। मुझे वेक्टर को ओपन करना है ताकि वहां जीन ऑफ इंसर्ट आ सके। अगर मान लो इको R1 की 2 होगी तो वो खुल जाएगा। मल्टीपल है बट फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, एक एंजाइम के लिए साइट एक ही होनी चाहिए। अब मैं आपको ये समझाना है जो लोगों के लिए बहुत ही अटपटा सा लगता है, उनको बड़ा मुश्किल लगता है, तो इसको सिंपल भाषा में समझाऊं। देखो, जब भी आप काम करते हो ना बच्चा, या तो वो काम होता है या तो नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। तो आप यहाँ ऐसे सीखो, इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, और आपको यहाँ मैं कुछ समझाने लगी हूँ, इस वेक्टर को तुम स्क्रीनिंग में कैसे यूज करोगे। PBR पढ़ लिया, अब इसको स्क्रीनिंग में कैसे यूज करते हैं। भाई बहुत फोकस की जरूरत है, आसपास में कोई ना हो, किसी की आवाज ना आ रही हो, प्लीज ध्यान देना। छोटा सा पॉइंट है कि जब मैंने PBR 322 को, यहाँ है मेरे पास आपके लिए मैंने बताया था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मान लीजिए मैंने PBR 322 को BAM-H1 से काट दिया, और काट के मैंने यहाँ इंसुलिन का जीन डाल दिया, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा, मेरे पास 2 कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। एक कंडीशन है जब मेरा जीन इंट्रोड्यूस हुआ, और दूसरी कंडीशन है जब मेरा जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये जो प्लाज्मिड बना है ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये जो बना है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। मैंने शुरू कैसे किया कि मैंने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को मैंने BAM-H1 से काटा, टेट्रासाइक्लिन जीन को काट के वहां बीच में मैंने इंसुलिन का जीन रखा है, और यहाँ वो नहीं आया, तो प्लाज्मिड 2 तरह का क्रिएट हो गया, ठीक है, क्लियर। और एक बात और सुन लो, जब आप एक जीन का सीक्वेंस काट देते हो तो वो जीन आपका इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाता है, वो जीन बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो चुका है क्योंकि वो कट चुका है, बट उस फायदा ये हुआ कि उसके अंदर इंसुलिन का जीन आ गया, ठीक है। ये सीखना है। क्या सीखा बच्चों ने कि जब हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को काटने की कोशिश की, इंसुलिन का जीन डालने की कोशिश की, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो ये कंडीशन है, अगर मैं नहीं सक्सेसफुल हुई तो कंडीशन ये है ना। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने जो भी प्लाज्मिड है उसे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है। तो मेरे पास 3 कंडीशंस आ सकती हैं। एक बैक्टीरिया जिसमें बाहर से कुछ भी नहीं गया, वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक बैक्टीरिया जिसमें बाहर से चला गया कौन सा प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, यही वाला प्लाज्मिड चला गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक बैक्टीरिया जिसमें पूरा प्रॉपर इंसुलिन के जीन के साथ प्लाज्मिड गया है, तो ये कहलाएगा मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी, ठीक है ना। वही बात है, पहले प्लाज्मिड बनाया तो 2 तरह का बन गया, फिर बैक्टीरिया में डाला तो 3 सिचुएशंस आ गई। ऐसा बैक्टीरिया जिसने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, और नेचुरल इकोलाई में किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती, तो ये मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बेचारा हर एंटीबायोटिक, दोनों एंटीबायोटिक से मर जाएगा।
ये वाला बैक्टीरिया दोनों एंटीबायोटिक में जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास तो दोनों की रेजिस्टेंस है। ये वाला एंटीबायोटिक क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो गया था तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मरना शुरू हो जाएगा। अब इसी मुद्दे से हमने सिलेक्ट करने होते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनना। देखो नजर आ रहा है ना, कलर क्लियर है, येलो ले लेते हैं। हाँ, तो हमने ऐसे किया कि हमने BAM-H1 से काटा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कर दिया खराब। अब आपने कैसे स्क्रीन करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप अपने बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करो। कौन सा काटा था? टेट्रासाइक्लिन वाला। तो उस जीन का तो खराब हो चुका है मुझे मालूम है, तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करते हैं और इस जीन की फंक्शनिंग को चेक करते हैं। जितने बैक्टीरिया मर गए वो सारे के सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं और जितने सरवाइव कर रहे हैं वो सारे के सारे हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। फिर क्या करती हूं मैं, अब इन्हीं बैक्टीरिया को एक और प्लेट पे ले जाती हूँ जिसमें टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है। इसमें मैंने जब टेट्रासाइक्लिन डाला है तो अब कुछ बैक्टीरिया फिर से मर गए, कुछ जिंदा है। जो मर गए ना बैक्टीरिया वो रिकॉम्बिनेंट है, पक्का उनमें इंसुलिन का जीन था, वो रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ से रिकॉम्बिनेंट पता लग गया कि ये तो जी, ये वाले जो आपको इस टाइम पे डॉटेड लाइंस वाले दिख रहे हैं बेचारे मरे हुए, ये हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप कहोगे मैम आपको रिकॉम्बिनेंट ही चाहिए ना, आपने कहा हमें रिकॉम्बिनेंट उठा के बायो रिएक्टर में ले जाने, आपने तो उन्हें मार दिया। भाई मार दिया मैंने, यस, मेरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो यही है। फिर हमने इस एरिया से, अब इनको आप मैच कर लोगे और इस एरिया से इधर जो आपके पास ये वाले ऑर्गेनिज्म इस पेट्री डिश में पड़े हैं यहाँ से आप उन्हें उठाओ। तो मुश्किल तो है, पुराने टाइम का प्लाज्मिड है, पहले ऐसे ही सिलेक्शन होती थी, आजकल मार्केट में बहुत बढ़िया आ गए हैं, तो ये इसी तरह से किया जाता है। PBR आपके सिलेबस में है, हालांकि लैब में आजकल लोग उतने अच्छे से इसे यूज़ नहीं करते बिकॉज वी हैव बेटर वर्जन्स। बट यहाँ करना क्या है, सिंपल तरीका है, आपके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, उसमें से जिसकी आपने इंसर्शनल एक्टिवेशन की है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की है, वो आपको रिकॉम्बिनेंट की सिलेक्शन कराएगा और ये वाला जीन जिसकी आपने नहीं की ये आपको ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्शन करेगा। हमेशा पहले इसकी वर्किंग चेक करना, इस मीडियम में ग्रो करवाना, इसकी वर्किंग चेक करना, तो पहले आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिलेंगे, फिर इसकी वर्किंग चेक करना, भले ही उसमें मर जाते हैं पर आप करस्पॉन्डिंग पेट्री डिश से उठा लोगे और उन्हें बायो रिएक्टर में ले जाओगे। थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए आप पहुंचे अगले बेटर वर्जन पे जिसका नाम है PUC। वो क्या करता है वो बताती हूँ। पर एक बात बताओ, ये मैंने जो आपको सिखाया अच्छे से दिख गया ना आपको? मैं आपके लिए ये स्लाइड भी लाई थी कि अगर आप एक जीन के बीच में दूसरा जीन डाल देंगे तो ओरिजिनल जीन की बत्ती गुल हो जाएगी, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आपको पता लगा ना? लीजिए पहले आप ये क्वेश्चन चलो बाद में करेंगे, पहले हम उससे बेटर वर्जन पढ़ें। बेटर वर्जन कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। बेटर वर्जन प्लाज्मिड का लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मार्केट में अवेलेबल है, लोग इस पे बहुत काम करते हैं। इसका नाम है PUC, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, PUC। ठीक है, NCERT ने नाम नहीं दिया बट काम समझाया इसका, ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, जितनी NCERT में भाई उतनी करनी। देखो इसमें ऑराइज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास मैंने सिलेक्टेबल मार्कर्स बदल दिए, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही रखा है, एक हमने रख दिया है लैक जी जीन, Z बोल दो Z बोल दो, लैक जी जीन, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम के लिए काम बनाता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता है। ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये एक्स गाल के सबस्ट्रेट को, ये नाम है सबस्ट्रेट का, ये क्रोमोजेनिक है, ये इसको कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देता। तो PUC प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ये ऐसा है जिससे काम करना बहुत आसान है। इसमें क्या होता है जी, हम एक इस जीन की कॉमनली एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने जैसे सपोज करो इसमें फॉरेन जीन डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ इस कलर से डाल देते हैं, जैसे मैंने इसमें फॉरेन जीन डाला है, तो इंसुलिन का जीन मैंने लैक
जी जीन में डाल दिया। तो आपको पता है अब जब आप ये वाला भी काम कर रहे हो, ये वाला भी प्लाज्मिड यूज कर रहे हो, तो आपके पास दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपके पास पूरा पीयूसी है, पीयूसी पूरा है तो उसमें एम्पिसिन रेजिस्टेंस भी है और उसमें लैक्जी जीन भी है, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। या फिर आपके पास बड़े मजे से बन गया ये वाला जिसमें आपका लैक्जी जीन के अंदर पड़ा हुआ है कौन सा जीन, इंसुलिन का जीन, ये आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। फिर आपको बताना था बैक्टीरिया तीन तरह के बन जाएंगे, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें कुछ भी नहीं गया, एक ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनमें ये भाई साहब गए, एक ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट जिनमें ये गए। बैक्टीरिया तीन तरह के बन जाएंगे, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया ना। यहाँ नहीं लिखते हम ताकि कहीं हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। बैक्टीरिया तीन तरह के बन गए, बताओ कौन कौन से, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। जिस बैक्टीरिया में बाहर से कुछ भी नहीं गया, जिस बैक्टीरिया में बाहर से वो प्लाज्मिड गया जो पूरा है, जिसमें वो प्लाज्मिड गया जिसके अंदर आपका जीन भी है। लो जी, तो अब आपको ये वाले सिलेक्ट करने हैं। आप मुझे ये बताइए इससे काम करना कितना इजी है, दिखाऊं आपको, ये देखो, अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बड़ा ही आराम से आपकी दो तरह की कॉलोनीज नजर आएंगी क्योंकि आपने जिस पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो किया ना, आपने वहां पहले ही एम्पिसिलिन डाल दिया, आपने वहां पहले ही एक्स गाल डाल दिया। तो एम्पिसिलिन की वजह से जो ग्रो करेंगे वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स, और एक्स गाल में आपको दो तरह की कॉलोनीज मिलेंगी, एक ब्लू और एक व्हाइट। व्हाइट वाले आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं और ब्लू वाले आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। कितना क्लियर हो गया, बोलो है ना बेटर। तो ये बहुत प्यारा वर्जन है। अल्टीमेटली आपने बैक्टीरिया को स्क्रीन कर लिया, आपने बैक्टीरिया को उठा लिया। इस केस में आपने कौन से बैक्टीरिया उठाए हैं, इस केस में आपने व्हाइट बैक्टीरिया उठाए हैं क्योंकि व्हाइट बैक्टीरिया आपके कौन से हैं बताओ, व्हाइट बैक्टीरिया आपके हैं रिकॉम्बिनेंट्स और ब्लू बैक्टीरिया आपके कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब आपको क्लियर है ना। क्योंकि आपने लैक्जी जीन को खराब किया, खराब कैसे किया, आपने उसमें डाला इंसुलिन, और आपने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि आप चाहते थे कि आप बस कलर की वजह से देख सको कि किस बैक्टीरिया में इंसुलिन वाला जीन है। तो लो जी, हमारे बच्चों ने स्क्रीनिंग सीख ली एंड नाउ दे आर रेडी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। या अभी और पढ़ाएं, पहले ये क्वेश्चन कर लो, ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब भी कभी वेक्टर और डीएनए को जोड़ना है तो एंजाइम सेम यूज करना पड़ेगा। तो अपने आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि दोनों को, मतलब कोई भी होता, हिंदी 2 के साथ हिंदी 2, LU1 होता तो इधर भी LU1, तो इसमें आंसर होगा कि दोनों को सेम से यूज करना है। ये 2024 नीट का क्वेश्चन है। अब हमारे बच्चों ने ये स्क्रीनिंग सारी पढ़ ली है तो एक और वेक्टर फटाफट से पढ़ा दे उनको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि प्लांट्स में जीन को पहुंचाने के काम आता है। पहले तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का एक क्वेश्चन कि वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये नेचुरल जीई बैक्टीरिया है, ये डाइकोट प्लांट्स पे अटैक करता है। इसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देख लो, इसमें भी ओराई है, विरुलेंस रीजन होता है। बट मेन आपको ये सीखना है कि ये बैक्टीरिया अपने टीडीएनए को प्लांट में भेज सकता है और प्लांट में ट्यूमर कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके इन जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाएगा टू द प्लांट। तो बताइए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। इसके प्लाज्मिड का नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। इसे मेगा प्लाज्मिड भी कहते हैं। और ये टीडीएनए को भेजता है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल नॉर्मली तो ट्यूमरस हो जाती है, बट हमने इसको डिसार्म करके, मतलब इसके इन जीन्स को जीन ऑफ इंटरेस्ट से रिप्लेस करके अपनी सेल को बनाया है ट्रांसजेनिक। ये भी मैंने वही दिखाया प्लांट के लिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। और ये अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा। ये देखो, आपने प्लाज्मिड में वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल दिया, किसकी जगह, ऑक्सिन साइटोकाइनोपाइन वाले जीन्स की जगह। फिर आपने एक सेल को ट्रांसजेनिक बनाया, फिर उस सेल से आपने पूरा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जिसकी हर सेल में आपका फॉरेन जीन होगा। तो प्लांट के लिए वेक्टर कौन सा यूज करते हैं हमारे बच्चे,
बताएं, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियन या उसका टीआई प्लाज्मिड बोल दो, जो भी चॉइस में हो। अब आता है आपका क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हुज रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। भाई अब क्वेश्चन करने हैं, बड़ा फोकस करके करना। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बेस्ट से हमने याद कराया था BAM-H1 और SAL1, हमारे बच्चों को फट से याद हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, आप बताइए कि फॉरेन जीन जब आपने क्रॉप प्लांट्स में करना है तो कौन सा वेक्टर, अभी पढ़ा के हटी हूँ, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड, तो एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियन। इसका प्लाज्मिड जो था वो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर जो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इज नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर। तो राय है, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, सिलेक्टेबल मार्कर हैं, पर उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होते। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होती हैं। हो रहे हैं ना क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में। विच वेक्टर कैन क्लोन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो बताओ कौन सा स्मॉल करता है, प्लाज्मिड। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन यूज होता है, ये अगला क्वेश्चन रखा था, 2014 का क्वेश्चन है, BAC एंड YAC। ठीक है, जीन जिसके एक्सप्रेशन से आप ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानते हो, वो कौन है, सिलेक्टेबल मार्कर। अब आता है, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप बताइए कौन कौन से वेक्टर्स हैं, तो हमें पता है वेक्टर कौन से होते हैं, फाजेस होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं। तो आंसर होगा 2 और 4। इसमें याद रखिएगा, बहुत ही ये क्वेश्चन भी मुश्किल माना गया था उस जमाने में। तो आंसर इसका वही है, प्लाज्मिड और फाजेस। ठीक है, इसका हाई कॉपी नंबर ही होता है। फिर आ गया, दी हुई चीजों में से कौन कौन प्लाज्मिड को एप्लीकेबल है, तो देखो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये, डबल स्ट्रैंडेड है ये, इसमें वाइटल जीन्स नहीं होते, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं और आई है, और ये जीनोमिक नहीं है। तो आप मुझे बताना कितने ठीक है, 4। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लाज्मिड आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करोगे, तो बताओ बच्चों, कैसे सीखा था आपने कि एक ही साइट होनी चाहिए। मुझे दिख रहा है इसमें 2 है EcoR1 की, इसमें BAM-H1 की, इसमें PST1 की 2 दिख गई, तो ये आंसर राइट होगा। इसमें सबकी एक साइट है, सही मार्क किया ना। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें E-coli का PBR 322 दिखाया है, आपसे बताया है कौन करेक्ट है। तो ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये तो सही है। बाकी सारा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ये सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है, ये क्लोनिंग साइट्स है। आंसर हो गया हमारा 1। अगला, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको देख के बच्चे डरते हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद डर देखो भागा कि नहीं भागा। PBR 322 में PST1 की साइट है, मतलब आपने एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन को काट दिया। ठीक है ना, किसको खराब कर दिया, किसकी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी, एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन की। और उसके बीच में आपने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाल दिया। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नीला रंग बनाता था, थोड़ी चालाकी की है इन्होंने। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं। अब इन्होंने क्या किया है, अब इसको बैक्टीरिया में डाल दिया, तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस खराब हो गई और नीला रंग आएगा। तो देखो कौन सी चॉइस है, इट विल नॉट बी एबल टू गिव एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये तो सही है। बाकी क्या लिखा हुआ है कि वो रेजिस्ट कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, मैंने तो जीन काट दिया, बाकी कुछ है ही नहीं। आंसर इज 1। देखा, नहीं तो लोग इस क्वेश्चन को मुश्किल समझते हैं। यही तो मैजिक है हमारी क्लास का। अब फिर से आ गया PBR 322 और मैंने अब काटा है BAM-H1। और तुम्हें मैंने सिखाया था बच्चों, जब BAM-H1 काटूंगी तो किसकी रेजिस्टेंस हो गई खत्म, टेट्रासाइक्लिन हो गया स्वाहा, खत्म हो गया, वो खराब हो गया। तो बैक्टीरिया को किस पे ग्रो करूं कि रिकॉम्बिनेंट पता लगेंगे, इसी वाले पे। इससे रिकॉम्बिनेंट पता लगेंगे इस मीडियम से, और बैक्टीरिया को अगर मैं एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करती हूँ तो ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट होंगे। तो B और C दोनों ठीक है। देखो राजे, फिर से सुन लो, जिसका इंसर्शनल एक्टिवेशन किया हुआ था ना, उसकी फंक्शनिंग चेक करो तो रिकॉम्बिनेंट्स का पता लगता है, सामने वाले की फंक्शनिंग चेक करो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता लगता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स। आगे आ जाओ, एक फॉरेन जीन है जो कि सबस्ट्रेट को ऑरेंज कलर में चेंज करता है, मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑरेंज कलर बनाता है, तो रिकॉम्बिनेंट्स कौन सा कलर देंगे, ऑरेंज कलर। सीधा ही आंसर, सेकेंड्स में अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑरेंज कलर दे रहा है तो रिकॉम्बिनेंट्स कौन सा कलर देंगे, ऑरेंज। अब फिर एक और आ गया, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है जी, 25 का। और 25 को बहुत मुश्किल पेपर माना गया था, और था भी मुश्किल। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें वो ये आपको बताना है, ब्लू व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। आपको पता है एक NCERT ने वर्ड यूज किया है, रिपोर्टर एंजाइम।
रिपोर्टर एंजाइम वो कहते हैं ये जो है ना आपका लैक्सी जीन, जो ये बीटा ग्लैक्टोसिडाइज है, तो इसे रिपोर्टर एंजाइम भी कहा जा सकता है। और ये वाले मार्कर मच बेटर है देन दोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले मार्कर से। तो आप ये देख लो, ब्लू एंड वाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स डेवलप हुए और ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, इससे आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हो। 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला लिखा है ब्लू कलर्ड कॉलोनीज में डीएनए इंसर्ट है और वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ना जी ना, ब्लू में तो इंसर्ट नहीं है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जो नहीं है जिनमें ब्लू कलर, उनमें उन्होंने कहा है द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर, उनमें डीएनए इंसर्ट है और वो रिकॉम्बिनेंट है। ये हमें सही लगा, तो रिकॉम्बिनेंट तो व्हाइट कलर देते थे, तो आंसर है पहला इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट। फिर एक बैक्टीरियल सेल को मैंने ट्रांसफॉर्म किया और उसमें मैंने ह्यूमन का जीन डाला, पर वो डिजायर्ड प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ वो जीन। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी कभी बैक्टीरिया में आपने जीन डालना है तो इंट्रोन्स के साथ नहीं डालना, क्योंकि बैक्टीरिया के पास इंट्रोन्स को सेपरेट करने की ताकत नहीं है। ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रोन्स व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। और एक और ऐसा नीट का पीवाईक्यू है कि आप ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया में बना क्यों सकते हो, क्योंकि जेनेटिक कोड सेम है ना, जेनेटिक कोड सेम है तो बना तो सकती हूँ, बट क्योंकि बेचारे बैक्टीरिया को इंट्रोन सेपरेट नहीं करने आते, तो कृपा करके आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज कर लीजिए। आपको पता है जिस डीएनए में नहीं होता इंट्रोन्स, उसे सी डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये भी बढ़ा दिया आपको हमने। अब आपने सब पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ा पहले बताओ? आपने पढ़ा डीएनए निकाला, डीएनए काटा, डीएनए काट के इलेक्ट्रोफोरेसिस की, पीसीआर लगाया, पीसीआर निकाल के लगा के फिर उस डीएनए को वेक्टर से जोड़ा, सारे वेक्टर पढ़ लिए। हाँ, वो नहीं बताया, एनिमल सेल में जो वेक्टर होता है वो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, एक अक्षर याद करना, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। प्लांट सेल के लिए बता ही दिया, टीआई प्लाज्मिड। अब आपने फिर चलो वेक्टर पढ़ लिए, स्क्रीनिंग पढ़ ली, अब आपने होस्ट पढ़ना है। 1 मिनट लगाओ होस्ट पढ़ने में। शुरू में बता दिया था, ईस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है। और होस्ट के कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए आप उसे कैल्शियम से सब्जेक्ट करते हो और फिर उसे ये ट्रीटमेंट देते हो अगर ये बैक्टीरिया है तो, ताकि वो डीएनए को पिक कर सके। और डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, आराम से नहीं जाएगा, बेचने के लिए आपको कैल्शियम से सब्जेक्ट करना पड़ेगा और 042 की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो आपका होस्ट हो गया कॉम्पिटेंट, जैसे मैं आपको कॉम्पिटेंट बना रही हूँ, होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। अब आपके पास कुछ वेक्टरलेस मेथड हैं। भाई एक एक लाइन पे क्वेश्चन, वीडियो बना रही थी तो सोचूं क्या रख लूं, कुछ भी नहीं बचता था, तो सोचा चलो लगा देते हैं, मेहनत कर देते हैं, बच्चे भी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना जी। हाँ, यहाँ आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपके पास वेक्टरलेस मेथड भी होते हैं। एक बायोलिस्टिक मेथड जिसमें होता है जीन गन, इसमें आप एक गन की मदद से प्लांट में जीन इंट्रोड्यूस करते हो और यहाँ गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर डीएनए को कोट किया जाता है और बम्बार्ड किया जाता है। तो ये जीन गन है, कितना क्यूट सा, इसे बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। वो जो आपने एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था, ये वेक्टरलेस मेथड है। यहाँ आप एक माइक्रो नीडल की मदद से न्यूक्लियस में डीएनए इंजेक्ट कर देते हो। अब फिर से क्वेश्चंस आ गए हमारे बच्चों के लिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड, पहले देखो, एंजाइम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करते हैं, वेक्टर कैरी करते हैं, पर भाई साहब प्रोटीन के नहीं बने होते। डीएनए डिलीवरी सिस्टम जीन ट्रांसफर करता है, होस्ट को हम ट्रीट करते हैं ताकि वो फॉरन डीएनए पिक कर ले। चारों ठीक है, बस एक गलत है, तो आंसर हो गया ये। करेक्ट ही पूछा था ना। फिर बायोलिस्टिक क्या है, किसके लिए है? वैसे प्लांट सेल के लिए ज्यादा सुटेबल है, दिस इज द राइट आंसर। बायोलिस्टिक को जीन गन भी कहते हैं। फिर देखो 23 का क्वेश्चन है, आपने कहाँ से लिया है? गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर डीएनए को कोट किया है और पिचकारी जैसी गन से बम्बार्ड किया है। देखा? अब फाइनली लो जी, चैप्टर बिल्कुल रैप अप होने वाला है, जल्दी से कर दें, एनर्जी फिर से भर लो, क्लास में सुस्ती बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए जी, अब आपने फॉरेन जीन प्रोडक्ट बनाना है तो एक बायोरिएक्टर पढ़ लो। बायोरिएक्टर में आपके पास अच्छे 2 बायोरिएक्टर आपकी एनसीईआरटी ने बनाए हैं, एक सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है और एक स्पार्क्ड है। दोनों ही बायोरिएक्टर्स में आपको क्या करना है? फूड डालना है
और बायोरिएक्टर की लेबलिंग अच्छे से याद कर लेना, उसमें सारी अच्छी अच्छी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब आपके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं। आपके पास एक मोटर लगा है जिससे आप अच्छे से उसको अंदर एनवायरनमेंट को ऐसे एजिटेटेड रखोगे कि बैक्टीरिया रेस्ट ना करे, आपका प्रोडक्ट अच्छा बने। कोई झाग बन गई तो फोम ब्रेकर है, सांस ले लूँ, है ना। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है जो कि उसको ऐसे हिलाने में काम करता है। फूड रखोगे जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। शुरू में स्टरलाइजेशन के लिए भी आपके पास टेक्निक है, स्टीम है स्टरलाइजेशन के लिए, यहाँ से स्टेराइल एयर अंदर जा रही है। एसिड बेस कंट्रोल है। तो हर लेबलिंग ऐसे ही याद कर लेना, ये स्टेराइल एयर है, ये स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन है। तो बस अगर आपने कहीं बीच में यहाँ कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट रख दिया जिससे बबलिंग हो रही है तो उसे कहते हैं स्पार्क्ड। बबलिंग से ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है। इस बायोरिएक्टर में अपना प्रोडक्ट, अपना होस्ट डालो, उसे मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बनाओ और फिर करोगे उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसका बेस थोड़ा ऐसे फ्लैट है, उसका कर्व्ड, बाकी ये इसमें जाली नहीं लगी जिससे ऑक्सीजन की बबलिंग नहीं हो रही। ठीक है जी, नीट का क्वेश्चन, मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं बन रहा था वीडियो बनाते हुए ना। देखो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न है इसलिए बहुत मेहनत की है। ये भी उस पेपर का क्वेश्चन है जिसे बहुत मुश्किल माना गया था। फोम ब्रेकर कौन सा है, अभी तुम्हें दिखाया, मैंने कहा लेबलिंग ध्यान से देख लेना रजे। फोम ब्रेकर दिखाओ, ये देखो कौन सा है, सी, बल्कि एक एक अक्षर पता होना चाहिए। बी क्या है, मोटर। ये देखो डी क्या है, यहाँ क्या दिखाया था, स्टेराइल एयर। कुछ भी आ जाए तो आपको आना चाहिए। आपसे तो मैंने फोम ब्रेकर पूछा है तो आंसर हो गया फोर्थ। फ्लास्क से तो बायोरिएक्टर बेटर है, लैब में फ्लास्क यूज होता है, फ्लास्क से आप लैब स्केल पे काम कर सकते हो, कमर्शियल प्रोडक्शन थोड़ी करोगे। अब आपका क्वेश्चन, स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, इसलिए ताकि पूरी तरफ अच्छे से रहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। 2010 का PYQ। और फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, शुक्र है जी खत्म हो रहा है। अब ढेर सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपके पास जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट की होएगी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप सेपरेट करते हो, प्यूरिफाई करते हो, प्रिजर्व करते हो, फॉर्मुलेट करते हो, ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फाइनली फिर आप क्लिनिकल ट्रायल्स, मार्केटिंग करोगे और उसे बेच दोगे। ठीक है जी, कुछ प्रोटीन्स देख लो। ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग के लिए, मतलब ब्लड क्लॉट करने के लिए, हीमोफीलिया के पेशेंट्स को दोगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को एंजेरिक्स कहते हैं, और ये एक ऐसा वैक्सीन है जो कि पहली बार, मतलब पहला वैक्सीन विच वाज प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और इसको बनाने के लिए यूज किया गया था ईस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी क्लॉट बस्टर है, ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म के लिए यूज किया जाता है, मेरे ख्याल से आपको आता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। नीट का क्वेश्चन, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन वाली टेक्निक को क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, पर एक्सप्रेशन ऑफ जीनी बनाना इज नॉट डाउनस्ट्रीम। आगे देखो, which of the following is not a component of downstream processing, तो एक्सप्रेशन तो जी नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। और आपने इसके साथ ही अपना पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर लिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी 3-4 बातें याद रखना, हमेशा फोकस रहना, खुश रहना, डिसिप्लिन रहना और पढ़ते रहना, गिव अप नहीं करना। ये चैप्टर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, वीडियो को ध्यान से सुनो और हमारी बाकी वीडियो सीरीज भी देखते रहो। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, भगवान करे आपका बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।